Dear students, the topic of today's lesson is induced EMF by changing relative orientation between coil and magnetic field. Yesterday, in the last lesson, we discussed two methods to produce the induced EMF. First one was by changing magnetic field B. Second one was by changing area of the coil in magnetic field. So, today we will discuss the third method by produce the induced EMF by changing relative orientation of coil with respect to magnetic field. To clarify the topics discussed in the last lesson, I want to discuss the sum of the multiple choice questions based on the two methods to produce induced EMF. Let us discuss the first. A horizontal straight conductor of length L placed along north south direction falls freely under gravity. If H is the horizontal component of Earth's magnetic field, then induced EMF along the length of the conductor at the instant when its velocity is v. In this question, given that delta represent the angle of dip, the options are first one 0, second one HLV, C is HLV tan delta and D is HLV upon tan delta. तो अब आप खुद सोचिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए 0, यानी कि कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a coil having area A naught is placed in a magnetic field which changes from B naught to 4B naught in time interval T. The induced EMF in this coil will be A 3A naught B naught divided by T, B 4A naught B naught divided by T, C 3B naught divided by A naught into T, and D is 4B naught divided by A naught T. Answer is A, कि 3A naught B naught divided by T. Now, next question. A conducting rod of length L is falling with a velocity V perpendicular to uniform horizontal magnetic field B. The potential difference between two ends will be. अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई रॉड है, फिर वही वेलोसिटी v से गिर रही है, लेकिन किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ये रॉड इस तरह से है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नॉर्थ साउथ में है, ये नीचे गिर रही है, तो इट इज वेरी इजी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज प्रोड्यूसिंग द इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो आंसर इज BLV. तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा B, दैट इज BLV. वैल्यू ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितनी दे रखी है, B लेंथ L है, V वेलोसिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो ऑफ द सेम टाइप. A metallic rod falls under gravity with ends pointing in the direction east and west. Then options are an EMF is induced in it as it cuts H, B no EMF is induced at all, C two EMFs of equal but opposite signs are induced giving no net EMF, and D is the gravitational field opposes its downward motion. तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए कि A, कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट करता है. अब ये मेरे ख्याल से आप सभी बता सकते हैं इस बात को. क्यों, देखिए कि रॉड की डायरेक्शन किधर है, ईस्ट वेस्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर होता है, नॉर्थ साउथ में. जब इस रॉड को हमने अलाउ किया फ्रीली फॉलिंग के लिए, तो ये नीचे गिर रहा है. क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, लेंथ और इसकी वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर नहीं हो गए हैं? जब ये परपेंडिकुलर हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करेंगे और फार्मूला वही लगेगा, E इज इक्वल टू BLV.
यहां पर b अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही b है तो BLV आ जाएगा, अगर हम h से रिप्रेजेंट करते हैं तो HLV। तो लेकिन क्योंकि यहां पर ऑप्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि इंड्यूस्ड EMF इज प्रोड्यूस्ड एज इट कट्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज A। ना क्या होता अगर हम इस रोड को नॉर्थ साउथ में रख देते? अगर ये रोड नॉर्थ साउथ में होती तो क्या होना चाहिए था? देखिए ऐसे नॉर्थ साउथ रखा, नीचे अलाउ किया इसको फ्रीली फॉलिंग के लिए, तो एक इधर क्या इंड्यूस्ड EMF होना चाहिए? जीरो। अब आप कहेंगे जी यहां पर क्यों जीरो है? उसका रीजन ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ का जो है वो नॉर्थ साउथ में है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और लेंथ क्या हो गए? पैरेलल हो गई। और वर्टिकल कंपोनेंट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, बिकॉज बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली। वर्टिकल कंपोनेंट भी नीचे की तरफ है, वेलोसिटी एंड वर्टिकल कंपोनेंट हो गए। यानी कि इस केस में ना तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम करेगा और ना वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसलिए जब भी किसी रोड को वी अलाउ टू फॉल फ्रीली हैविंग इट्स लेंथ अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नो EMF इज प्रोड्यूस्ड इन इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो क्या दिया हुआ है? क्रॉसेस in the screen are representing the direction of magnetic field। किधर? अंदर की तरफ, inward to the plane of coil, यानी अंदर की तरफ ये पॉइंट कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। So question is, a conducting square loop of side small l and resistance R moves in its plane with a uniform velocity v perpendicular to one of its sides. The magnetic induction B constant in time and space and pointing perpendicular and into the plane of loop exist everywhere. The current induced in the loop is, options क्या है देखिए, BLV upon R clockwise, B BLV upon R anti-clockwise, C 2BLV upon R anti-clockwise and D is 0। तो आंसर क्या होना चाहिए? तो आंसर आप देखें कि आंसर इसका जीरो होना चाहिए। जीरो क्यों होना चाहिए? कि यद्यपि आप लूप को मूव कर रहे हैं लेकिन लूप हर इंस्टेंट पे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा तो फ्लक्स क्यों बदलेगा? फ्लक्स नहीं बदल रहा है, फ्लक्स नहीं बदल रहा तो इंड्यूस्ड EMF क्या होगा? कोई भी इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस नहीं होगा। सो आंसर इज जीरो। Now I want to discuss one numerical problem based upon that one as on the same formula BLV. Let us discuss the numerical. A wheel with 10 metallic spokes each 0.5 meter long is rotated with a speed of 120 revolutions per minute in a plane normal to Earth's magnetic field at the place. If magnetic field is 0.4 Gauss, what is the induced EMF between the axle and rim of the wheel? यहां पर स्पोक से आपका मतलब यह है कि जैसे पहिए के अंदर जो ताड़ियां होती हैं, these are representing the spokes here। यानी कि जैसे पहिया है उसके अंदर ताड़ियां लगी हुई हैं और उस पहिए को हम घुमा रहे हैं एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में जो उसके प्लेन के तो परपेंडिकुलर है और उसकी वैल्यू आपने देखा दी हुई है 0.4 गॉस। तो हम चाहते हैं कि उसके एक्सल और रिम के बीच में कितना इंड्यूस्ड EMF होगा। तो यहां पर समझने वाली बात यह है क्योंकि सारे स्पोक्स रिम और एक्सल के बीच में जुड़े हुए हैं, सारे किस में है? पैरेलल में। इसका मतलब सभी के अक्रॉस जो इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा? सेम। अब कितना होगा? तो इसलिए हम ये चाहेंगे इस क्वेश्चन के अंदर कि एक स्पोक के अक्रॉस अगर हम ऑब्टेन कर लेते हैं इंड्यूस्ड EMF, दैट विल बी द सेम अक्रॉस ऑल ऑफ दी स्पोक्स। सो लेट अस डिस्कस द पैरामीटर्स गिवन हियर। कैपिटल N here represent the number of spokes, length of the each spoke L, and it is also equal to radius of the wheel, it is equal to 0.5 meter। frequency of rotation N कितने दे रखी है? 120 RPM, इसका मतलब है 120 चक्कर लगा रही है पर मिनट।
हमें एसआई यूनिट में लेना है, पर सेकंड चाहिए, तो 120 को किससे डिवाइड करेंगे 60 से, तो वी गेट 2 RPS, that is revolutions per second. Here magnetic field B is 0.4 Gauss and 1 Gauss is equal to 10 की पावर -4 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.4 इंटू 10 रेज टू पावर -4 टेस्ला। ओमेगा रिप्रेजेंट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच स्पोक। यहां पर हमें देखना है कि जब आप उस व्हील को घुमाते हैं तो सभी स्पोक सेम एंगुलर वेलोसिटी से घूमते हैं। लीनियर वेलोसिटी अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग होती है, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सभी पॉइंट्स की हर एक स्पोक पे क्या होगी सेम होगी, और हमने यहां पर उसको क्या एज्यूम किया हुआ है ओमेगा। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ स्पोक एंड एट द एक्सल, कि जिसके अबाउट ये घूम रहा है, जैसे ये एक्सल पे है, ये रिम पे है, और अगर हम इस स्पोक को घुमा रहे हैं ऐसे, तो जो इस एंड की जो एक्सल पे है उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हुई, जब आप घुमाएंगे तो वो तो अपनी जगह पर ही रहता है। जैसे ये एक्सल है, जब आप इसको घुमाओगे तो ये तो अपनी डायरेक्शन अपनी पोजीशन बदलता ही नहीं, यानी कि ये तो अपनी जगह पे रहता है। तो इट मींस लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्पोक एंड एट द एक्सल इज 0। नाउ लीनियर वेलोसिटी ऑफ द स्पोक एंड एट द रिम, जो मैक्सिमम है, जो दूसरा सिरा है रिम का, जो रिम पे है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी L इंटू ओमेगा। V2 इज इक्वल टू L ओमेगा, रिटन ऑन द स्क्रीन, कि L इज द लेंथ और रेडियस, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, यहां पर R यानी रेडियस is equal to length of the spoke and we are getting the velocity V2 is equal to L into omega। तो एवरेज पूरे स्पोक की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज लीनियर वेलोसिटी क्या हो गई कि V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप जब वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो V1 की वैल्यू क्या है 0, V2 की वैल्यू क्या है L ओमेगा, एंड हमें क्या ऑब्टेन करेंगे अब हम इसके अंदर कि V1 प्लस V2 दैट इज 0 प्लस L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई L ओमेगा अपॉन 2। यहां पर आप फिगर के अंदर देख भी सकते हैं कि जो O पॉइंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सल को, और जो दूसरा एंड है जिसके पास L ओमेगा लिखा हुआ है ये क्या है स्पोक एंड एट द रिम, और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ये L ओमेगा हमने फिगर के अंदर लिखी हुई है। और यहां पर एवरेज वेलोसिटी हम ऑब्टेन कर चुके हैं दैट इज इक्वल टू L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। क्या आपको फिगर के अंदर से ये नहीं लगता कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, एवरेज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेंथ और एवरेज वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब फार्मूला वही लगेगा कि BLV। अब BLV, B मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, L लेंथ ऑफ द रोड गिवन है, V की जगह यहां पर हम एवरेज वेलोसिटी का यूज करेंगे एंड दैट इज L ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू BL स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पाई n, n इज फ्रीक्वेंसी, 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या बन जाएगा E इज इक्वल टू 1/2 BL स्क्वायर इंटू 2 पाई n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड फार्मूला बिकम BL स्क्वायर इंटू पाई इंटू n। Put the values of all these parameters given, that is E is equal to 0.4 into 10 raised to power minus 4, this is value of B, L 0.5 मीटर, इसका स्क्वायर है तो 0.5 मीटर स्क्वायर इंटू पाई 22/7 एंड n that is 2, E is equal to 6.28 into 10 raised to power minus 5 volt। तो आंसर इज 6.28 into 10 की पावर minus 5 volt। सो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे अब, इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ ए कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड।
कल हमने देखा था फाई क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, और थीटा वो पैरामीटर था जिसको हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि थीटा बदलेगा, कॉस थीटा बदलेगा, फाई बदलेगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर फिगर के अंदर आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन जो हॉरिजॉन्टली दिखाई गई हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। हेयर पी क्यू आर एंड एस रिप्रेजेंट द कॉइल। अब जैसे मैं अगर हाथ से बताऊं कि P, Q, R and S, this is the coil and magnetic field is like this। और जब हम इसको घुमाएंगे, जब ये घूमेगी कॉइल, तो ये एंगल बदलेगा। जो एंगल फिगर के अंदर भी आप देख सकते हो, एरिया वेक्टर जो कि नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ एरिया होता है वो, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। जब हम कॉइल को घुमाएंगे इसका मतलब थीटा बदलेगा और रिलेटिव ओरिएंटेशन चेंज होगी और इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर पैरामीटर हम क्या एज्यूम करेंगे कि लेट n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो कि पी क्यू आर एस शोन इन द फिगर, a इज एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, b इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and theta is the angle which normal to the plane of coil makes with magnetic field B at any instant। मैंने शुरू में बताया था आपको कि भाई जैसे आप घुमाओगे तो ये एंगल बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड और इस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल के बीच में थीटा ही बदलना है। तो किसी समय पर, किसी इंस्टेंट पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है जी, थीटा। और ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। यानी ओमेगा यहां पर क्या है कि ये वो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे आप कॉइल को घुमा रहे हैं अबाउट ए गिवन एक्सिस। ऐसे तो हम शुरू में क्या एज्यूम करें, लेट एट टी इज इक्वल टू 0 थीटा इज 0। यानी कि शुरू में कॉइल का प्लेन इस तरह से था, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, इस साइड में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इसी साइड में। यानी कि उन दोनों के बीच में, यानी मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू द एरिया, दैट इज एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 0। जब हम घुमाएंगे तो ये एंगल मैंने पहले बताया कि बदलेगा। अब टी टाइम में कितना बदल जाएगा, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू पता है कि थीटा अपॉन टी, तो थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी। तो जब उसका एंगल थीटा है उन दोनों के बीच में, उस इंस्टेंट पर, दैट इज एट टाइम टी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फाई इज इक्वल टू एन बी डॉट ए। अब बी डॉट ए को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एन बी ए कॉस थीटा। अब वैल्यू पुट करें थीटा की, क्या हो जाएगी, ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब हमें फाई की वैल्यूज ही पुट करनी है, E इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ एन बी ए कॉस ओमेगा टी। अब एन बी और ए ये तो कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, तो ये बाहर आ जाएंगी, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, केवल कॉस ओमेगा टी का। तो क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। और आपको पता होना चाहिए कि कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा या पॉजिटिव बन जाएगा, तो E बिकम इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पर देखिए इस एक्सप्रेशन के अंदर E इज इक्वल टू एन बी ए कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, बदल कौन सी क्वांटिटी रही है, टी, क्योंकि जब हम कॉइल को रोटेट कर रहे हैं टाइम तो चेंज हो ही रहा है, टी चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, ओमेगा टी, ओमेगा टी चेंज होने से क्या चेंज हो रहा है, साइन ओमेगा टी, एंड अल्टीमेटली ई दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंजिंग विद टाइम। तो किसी टाइम पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी कि जब ओमेगा साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा, और साइन ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये हमें पता होना चाहिए कि साइन और कॉस थीटा, या जो साइन के आगे जो कुछ भी लिखा हो, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पर E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब साइन ओमेगा टी मैक्सिमम है, यानी साइन ओमेगा टी 1 है।
तो मैं ई मैक्सिमम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई नॉट से, तो वो ई इज इक्वल टू ई नॉट कब होगा, जब साइन ओमेगा टी 1 होगा। तो वैल्यू अगर इस एक्सप्रेशन में पुट करें तो क्या हो जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। जब इस एन बी ए ओमेगा को हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, ई नॉट से, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो क्या ऑब्टेन करेंगे हम, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ई नॉट रिप्रेजेंट दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब जब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया तो करंट भी प्रोड्यूस करेगा। अगर हम कहें कि कैपिटल आर इज रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, वैल्यू पुट कर दीजिए ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। और ई नॉट अपॉन आर को क्या बता सकते हैं कि जी मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी कि मैक्सिमम करंट। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि आई नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई नॉट अपॉन आर। तो यहां पर फिगर में देखिए कि हमें साइन का ग्राफ पता है कि भाई जीरो मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर नेगेटिव मैक्सिमम और फिर जीरो, इस तरह वेरी करता है। यहां पर फिगर के अंदर आप खुद देख सकते हैं, जब हम टाइम के साथ प्लॉटेड है ये ग्राफ, ईएमएफ और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉटेड है, जब टी की वैल्यू जीरो है तो फिगर में देख रहे हो कि ई की वैल्यू क्या है, जीरो। T/4 जब वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि जब कॉइल 1/4 रिवोल्यूशन लगा लेती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाती है और E इज इक्वल टू ई नॉट। फिर इसी तरह से चेंज होते हुए, तो इसका मतलब ये हुआ जो फिगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन नंबर 2, दैट इज E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। अगर हम ये कहें कि भाई शुरू में कॉइल का प्लेन अगर परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे नहीं है इनिशियली, शुरू में अगर ऐसे है, इसका मतलब जीरो टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, 90। कैसे, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस टाइम, इनिशियली जीरो टाइम पे। तो इसको हम कहेंगे कि एट t इज इक्वल टू जीरो लेट थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जब आप उसको फिर ऐसे घुमाओगे तो एंगल बदलेगा, t टाइम में कितना एंगल बदल जाएगा, ओमेगा टी। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस ओमेगा टी। तो यहां पर हमें क्या क्या करना है कि जो हमने पिछले इसमें ओमेगा टी लिया था उसकी जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस 90। तो किसी इंस्टेंट टी पे मैग्नेटिक फ्लक्स की एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ जाएगा, 90 एडिशनल ओमेगा टी प्लस 90। और हमें पता है जी कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो कॉस 90 प्लस ओमेगा टी क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एन बी ए साइन ओमेगा टी। E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे फाई की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू एन बी ए डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो एक्सप्रेशन बिकम E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा। यहां पर फिर वही सारी बातें हैं कि E इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट इज E नॉट कब, जब cos ओमेगा टी की वैल्यू मैक्सिमम हो जो कि 1 होती है। तो फार्मूला E नॉट का क्या बन जाएगा, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एन बी ए ओमेगा। तो यहां पर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब आप सोच सकते हैं जी इसमें और उसमें फर्क क्या है, पहले वाली एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं, जस्ट डिफरेंस लाइज इन द स्टार्टिंग पॉइंट। उसमें टी साइन ओमेगा टी में जब टी की वैल्यू जीरो रखते थे तो साइन जीरो क्या हो जाता था, जीरो, और ग्राफ किससे शुरू होता था, ओरिजिन से। लेकिन जब इस एक्सप्रेशन के अंदर E इज इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसमें जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट। यानी जब टी की वैल्यू जीरो है
initially induced EMF is equal to maximum, that is equal to E naught. ये तो बात हुई कि अगर प्लेन ऑफ द क्वाइल इनिशियली अगर परपेंडिकुलर हो तो थीटा 0 है, शुरू में अगर ऐसे हो प्लेन पैरेलल हो, एरिया वेक्टर नॉर्मल हो तो 90 हो जाएगा इनिशियली। अगर इनके बीच में कोई हो, जनरलाइज अगर हम करें कि इफ थीटा नॉट इज इनिशियल फेज, देन यही एक्सप्रेशन जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की है ये क्या बन जाएगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए हम चाहेंगे कि भाई एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर बेस्ड। तो देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक कॉइल ऑफ मीन एरिया ऑफ 500 सेंटीमीटर स्क्वायर and having 1000 turns is held perpendicular to a uniform field of 0.4 Gauss. The coil is turned through 180 degree in 1/10 second. Calculate average induced EMF. यहाँ पर देखिए ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं ना एरिया बदल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कॉइल को रोटेट कर रहे हैं। कॉइल शुरू में ऐसे रखी हुई है इनिशियली, इसको घुमा करके हमने ऐसे बदल दिया, 180 डिग्री चेंज कर दिया। तो इस घुमाने से, इसको रोटेट कराने से कितना एंगल बदला, 180 डिग्री। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, इट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो पैरामीटर्स लेट अस डिस्कस। ए, एरिया ऑफ द कॉइल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर कन्वर्ट करेंगे, 500 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स 1000, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस, चेंज इट इन टेस्ला 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। थीटा 1 इनिशियली कितना एंगल है, 0, शुरू में ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इनिशियली थीटा 1 कितना है, 0, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, इस पर परपेंडिकुलर कैसे, इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर, इधर, एंगल कितना है, 0। और थीटा 2 जब आपने उसको घुमा दिया तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो गई, इस साइड में, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थीटा 2 कितना हो गया, 180 डिग्री। और कितनी देर में चेंज हुआ, 1/10 सेकेंड। तो इनिशियली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल phi1 is equal to NBA cos theta 1. पुट द वैल्यूज दिस, तो phi1 की वैल्यू क्या आ रही है, जब वैल्यूज पुट करेंगे हम, कि जैसे आप देख सकते हैं phi1 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 500 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड cos 0। तो कितनी वैल्यू है phi1 की, 2 इंटू 10⁻⁻2 वेपर। तो ये इनिशियली फ्लक्स लिंक्ड था। अब फाइनल कितना हो गया, phi2 इज इक्वल टू NBA cos थीटा 2। फिर वही वैल्यूज, जस्ट किसकी वैल्यू बदली है, थीटा 2 की, 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री क्या होता है, -1। तो ये फ्लक्स क्या बन गया, phi2 इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻⁻³ वेपर। अब चेंज इन फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स phi2 माइनस इनिशियल फ्लक्स phi1, जब आप चेंज करेंगे तो -2 इंटू 10⁻⁻³ phi2 की वैल्यू है, माइनस साइन बीच में है, और phi1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये क्या बन जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं, टोटल चेंज -4 इंटू 10⁻⁻3 वेबर। वी नो E इज इक्वल टू -d⁵/dt, so it become equal to minus of -4 into 10⁻⁻³ divided by 1/10. So calculate the value and we get E is equal to 0.04 volt. So this is how we produce the induced EMF and discussed some numerical problem based on it. So dear students, that's all in today's lecture.